अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन। अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं, हम जानते हैं ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। वाटर एंड सॉल्यूट जो है उसका बैलेंस इनसाइड द बॉडी इज टर्म्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर होगा उसमें हम ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट उसको देखेंगे, जिसमें हम टॉनिसिटी को डिस्कस करेंगे कि टॉनिसिटी क्या होती है। टॉनिसिटी के साथ साथ हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को देखेंगे। उसके साथ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं अपना वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस किस तरह से मेंटेन करते हैं उस चीज़ को हम इस लेक्चर में देखेंगे। देन हम ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हाइड्रोफाइट्स, देन मीजोफाइट्स एंड देन हमारे पास जीरोफाइट्स। ये 3 कैटेगरीज। वैसे एक चौथी कैटेगरी भी होती है हेलोफाइट्स, लेकिन वो हमारे बुक में बेसिकली नहीं है, इस वजह से हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन, अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, वैसे तो हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इज बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। वाटर इज द मेन सॉल्वेंट इन लिविंग सिस्टम्स। नियरली क्या, हर सेल जो है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, बट कंसंट्रेशन मे वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। As in case of heart cell, there is about 73% water. In lung cells, 83%. Skin cells, 64%. And muscles and kidney cells contain about 79% water. Balance of water and solute in the body. अगर हम इस चीज़ की बात करें कि हमारी बॉडी जो है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है, मीन टू से वाटर, उसके बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करती है, तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टॉनिसिटी का। टॉनिसिटी किसे कहते हैं? हमने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर के अंदर ये बात पढ़ी हुई है दैट वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करते हुए टॉनिसिटी को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली 2 सॉल्यूशन जिनको हम सेपरेट करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उन दोनों के वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? टॉनिसिटी कहते हैं। टॉनिसिटी की अगर हम बात करें तो टॉनिसिटी हमेशा रिलेटिव सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है 2 सॉल्यूशंस के दरमियान, जिन्हें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए से एक दूसरे से सेपरेट किए हुए होते हैं। टॉनिसिटी बेसिकली, अगर हम टॉनिसिटी के कॉन्सेप्ट को बात करते हैं तो टॉनिसिटी का जो एम है या टॉनिसिटी को जो समझने की वजह है वो ये है कि टॉनिसिटी की वजह से हमें ये बात पता चलती है कि पानी जो है या वाटर की जब हम बात करते हैं, ऑस्मोसिस के ज़रिए से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो किस तरफ को मूव करेगा। आइदर इट इज़ गोइंग इन और इट इज़ गोइंग आउट फ्रॉम द सेल। इसको टॉनिसिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल ऑफ 2 सॉल्यूशंस, या हम ये भी कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू गेन एंड लॉस वाटर, कि मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो है वो किस हिसाब से पानी को गेन करेगा या किस हिसाब से पानी को निकालेगा। अब अगर हम टॉनिसिटी की बेस के ऊपर जो है एनवायरनमेंट को या सेल्स को जो है डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 कैटेगरीज का सॉल्यूशन बनता है बेसिकली। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर हमारे पास लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन या लेसर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो हमेशा वो सॉल्यूशन होगा विच हैव सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अब जब भी हम टॉनिसिटी की बात करेंगे हम हमेशा
कंपैरिजन की बात करेंगे। हम किसी एक सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक नहीं कह सकते या हाइपरटोनिक नहीं कह सकते, ये हमेशा कंपैरिजन में ही चलेगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन की निस्बत ही हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होगा। अकेला सॉल्यूशन कोई भी हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक नहीं हो सकता। अब अगर हम इन तीनों सॉल्यूशंस के दरमियान, तीनों एनवायरनमेंट्स के दरमियान अगर डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं, वी हैव हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सेल के आउटसाइड अगर हम बात करेंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर हम आइसोटोनिक की बात करते हैं, दोनों साइड पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम होगी। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होगी, आउटसाइड सॉल्यूट कम होगा, सॉल्ट आउटसाइड एनवायरनमेंट में कम होगा। दूसरी बात, हायर वाटर इनसाइड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर इनसाइड द सेल ज़्यादा है, बाहर वाटर रिलेटिवली कम है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, दोनों साइड पे वाटर की अमाउंट सेम होगी। हाइपोटोनिक की बात करें तो हायर वाटर आउटसाइड होगा। देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली सिचुएशन क्या होगी कि हमारे पास वाटर जो है वो मूव्स आउट एंड सेल विल श्रिंक। इन केस ऑफ आइसोटोनिक, नो नेट मूवमेंट, एंड इन केस ऑफ हाइपोटोनिक, वाटर मूव्स इनवर्ड एंड सेल स्वेल। जैसा कि ये एनिमेशन के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक सेल है, सेल का आउटसाइड एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, सेल का अंदर वाला एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा। अब इस केस में अगर हम बात करते हैं, नाउ वी आर कंपेयरिंग द सेल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन होगी, आउटसाइड एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो गया, इनसाइड एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो गया, कंपैरिजन आ गया। अब होगा क्या, पानी मूव करेगा आउटवर्ड एंड सेल विल श्रिंक। इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो होगी। जितना पानी मेम्ब्रेन से बाहर जा रहा होगा उतना ही पानी मेम्ब्रेन से अंदर आ रहा होगा, जिसकी वजह से सेल के ओरिजिनल साइज के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सेल का आउटसाइड का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक, तो उसके कंकरेंटली सेल का इनसाइड का एनवायरनमेंट क्या हो गया, हाइपरटोनिक होगा। अब इस केस में चूंकि वाटर जो है वो बाहर ज़्यादा है, तो पानी क्या करेगा, मूव करके सेल के अंदर आएगा और सेल क्या करना शुरू हो जाएगा, स्वेल करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दफ़ा और देखते हैं, एनिमल सेल्स की बात करते हैं। अगर एक एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो पानी बेसिकली अंदर जाएगा, जिसकी वजह से एनिमल सेल स्वेल करेगा। अब एनिमल सेल के गिर्द कोई हार्ड बाउंड्री मौजूद नहीं होती। जब कोई हार्ड बाउंड्री नहीं है तो वो बैलून की तरह फूलता हुआ अल्टीमेटली क्या कर जाएगा, बस्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, दोनों साइड पे सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन सेम है। जब दोनों साइड पे सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन सेम होगी तो उसकी वजह से जितना पानी मूव इन करेगा उतना पानी मूव आउट करेगा, ओरिजिनल शेप ऑफ सेल जो है वो मेंटेन रहेगी। उसके बाद अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब एनिमल सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो बेसिकली एनिमल सेल श्रिंक कर जाता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल। एनिमल सेल्स की जब हम बात करते हैं तो एनिमल सेल्स जो हैं उनमें ज़्यादातर एनिमल सेल्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आइसोटोनिक कंडीशंस जो हैं उनको मेंटेन किया जाता है। एनिमल सेल्स की शेप को मेंटेन करने के लिए वो ज़्यादातर आइसोटोनिक कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास प्लांट सेल्स आते हैं। अब प्लांट सेल अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, पानी मूव इन करेगा, अब प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। दैट्स अ नॉर्मल स्टेट फॉर प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए यही नॉर्मल स्टेट है। प्लांट सेल ज़्यादातर पाए भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही जाते हैं।
रीज़न बिहाइंड दैट उन्होंने टर्जिडिटी मेंटेन करनी होती है। उस टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा, पानी मूव इन करेगा, वैक्यूल स्वेल करेगा। अब वैक्यूल क्या कर देगा, पुश कर देगा सेलुलर कंटेंट्स को सेल वॉल की तरफ, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की तरफ, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। अब प्लांट्स के अंदर बेसिकली स्केलेटन भी, प्लांट्स का जो स्केलेटन होता है या प्लांट्स के जो हमारे पास हर्बिशियस पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो प्लांट्स अपनी मेंटेन करता है स्ट्रक्चर्स को, वो भी इसी टर्गर की मदद से जो है वो मेंटेन करता है। आइसोटोनिक कंडीशंस में अगर प्लांट सेल हो तो नॉर्मली क्या कर जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, उस तरह से टर्जिडिटी को मेंटेन नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जिस तरह प्लांट सेल बस्ट नहीं कर सकता, इसी तरह प्लांट सेल बिल्कुल एनिमल सेल्स की तरह बिल्कुल श्रिंक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हार्ड आउटसाइड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो सेल वॉल जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करती है स्ट्रक्चर को। अब सेल का अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पानी की मूवमेंट की वजह से श्रिंकेज का शिकार होता है। अब प्रोटोप्लाज्म की श्रिंकेज को हम बेसिकली, इसके लिए एक टिपिकल वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट में हाइड्रोफाइट्स कहलाएंगे, मॉडरेट कंडीशंस के अंदर मीजोफाइट्स कहलाते हैं, एंड सीवियरली ड्राई कंडीशंस के अंदर या नेचर के अंदर या डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये मुकम्मल तौर पे सबमर्ज हो सकते हैं पानी के अंदर, मतलब डूबे हुए हो सकते हैं, या पानी की सतह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जिस तरह कि यहाँ पे एक एग्जांपल वाटर लिली की दिखाई भी गई है, अभी फ्लोटिंग होता है। इनकी रूट्स जो हैं दो तरह से हो सकती हैं, या तो पानी के अंदर ही तैर रही हो सकती हैं, या क्या हो सकता है ये जो ज़मीन होती है पानी के अंदर उसके साथ जो है अटैच भी हो सकते हैं। अब इनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इनके पास अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या अडेप्टेशंस हैं। बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो दे आर फेसिंग ऑस्मोटिक फ्लडिंग। ऑस्मोटिक फ्लडिंग का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर पाए जा रहे होते हैं। जब ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जा रहे होंगे तो इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा होगा। अब उसकी वजह से इन्हें ज़्यादा पानी जो है उसे निकालना भी पड़ेगा। अब ज़्यादा पानी को निकालने के लिए इनके पास अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या अडेप्टेशंस हो सकती हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी थिन क्यूटिकल होती है, मतलब क्यूटिकल बहुत ही बारीक होती है। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल बेसिकली एक ऐसी लेयर वैक्सी मटेरियल की होती है जो पानी को एवेपोरेट नहीं होने देती है, तो इनके पास बहुत थिन क्यूटिकल होती है। उसके बाद इनके लीव्स जो हैं वो फ्लोटिंग लीव्स होते हैं और लार्ज लीव्स होते हैं, बड़े लीव्स होते हैं, और अपर सरफेस के ऊपर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ताकि मैक्सिमम वाटर को क्या किया जा सके, अपर सरफेस से लॉस किया जा सके। इनकी रूट्स बहुत स्मॉल होती हैं, ज़्यादा फैली हुई नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली रूट्स का मकसद क्या होता है, पानी की एब्जॉर्प्शन और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन। अब ये तो पाए ही पानी में जा रहे हैं, ऑलरेडी ऑस्मोटिक फ्लडिंग फेस कर रहे हैं, तो इनकी रूट्स की बड़े होने की कोई खासी ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई इनका रूट सिस्टम जो है वो शॉर्ट होता है। इवन इनके लीव्स जो हैं वो डायरेक्टली भी वाटर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, लोटस एंड वाटर लिली जो है इसकी दो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिनको हम ज़्यादातर जानते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले ज़्यादातर पौधे हैं, प्लांट्स हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में पाए जाते हैं, ना तो ज़्यादा पार्टिकुलरली वेट कंडीशंस में पाए जाते हैं, ना ही ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में पाए जाते हैं। इनको मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है। अब जब इनकी हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, अगर जो है वाटर ज़्यादा मौजूद है तो ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस किया जा सके। और अगर जो है
इनके पास पानी की कमी हो जाए तो ये अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। मतलब क्या है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, अगर पानी ज़्यादा है तो स्टोमेटा खुले रहेंगे, अगर पानी कम है तो ये क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे वाटर वेपोरेशन। इनका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, वेल एस्टैब्लिश्ड रूट सिस्टम होता है ताकि पानी को जज़ब कर सकें ज़मीन से। नॉर्मली इनकी लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। वेल नॉन प्लांट्स जैसा कि हम ब्रासिका की बात करते हैं, मैंगोज़ की बात करते हैं, एंड द मोस्ट लाइकली वन रोज़ इस क्लास से बिलोंग करते हैं। लास्ट वन ज़ेरोफाइट्स की बात करते हैं। तो ज़ेरोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट और डेजर्ट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली लिमिटेड वाटर सप्लाई। बहुत कम वाटर सप्लाई होती है ज़ेरोफाइट्स जो है इनकी। अगर हम बात करें, ज़्यादातर डेजर्ट्स में नज़र आते हैं, ठीक है। डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम होता है। अब इनके पास अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट ही इनके पास अडेप्टेशंस होती हैं। जैसा कि हम बात करते हैं, इनकी लैदरी क्यूटिकल होती है। हाइड्रोफाइट्स की हम बात कर रहे थे, थिन क्यूटिकल थी, इनकी लैदरी क्यूटिकल है, मोटी क्यूटिकल होती है ताकि रिस्ट्रिक्ट किया जा सके वाटर लॉस को एवेपोरेशन के ज़रिए से। इनके लीव्स बहुत स्मॉल होते हैं, रिड्यूस्ड लीफ ब्लेड और लीफ लेमिना, सरफेस छोटी होती है। इवन इनके लीव्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हुए होते हैं। स्टोमेटा डेंसिटी बहुत कम होती है और स्टोमेटा जो हैं वो संकन स्टोमेटा होते हैं या स्टोमेटा डिप्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, अपर डायग्राम जो है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। इनके लीव्स जो हैं वो नॉर्मली रोल्ड लीव्स होते हैं। अब जब रोल्ड लीव होगा तो उसमें क्या होगा, स्टोमेटा लोअर सरफेस पे इनसाइड द डिप्रेशंस आ गए। अब जब स्टोमेटा डिप्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होंगे तो डिप्रेशंस के अंदर वाटर एवेपोरेशन जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका वाटर लॉस जो है वो मिनिमल वाटर लॉस होगा। इनकी रूट्स की बात करते हैं, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है इनका। रूट्स इनकी ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर सके। अब वो जो ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करेंगे, इनके अंदर सकुलेंट टिश्यूज़ होते हैं। अब वो जो सकुलेंट टिश्यूज़ होते हैं, वो सकुलेंट टिश्यूज़ क्या करते हैं, बेसिकली वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को अपने अंदर स्टोर्ड रखते हैं। अब जब वाटर को अपने अंदर स्टोर्ड रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जब पानी कम होगा उस वक्त उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी स्टेम ग्रीन होती है और फोटोसिंथेटिक होती है और फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्योंकि लीव्स छोटे हैं तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे इनकी स्टेम भी एक्ट कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को दिन के वक़्त बंद रखते हैं और रात के वक़्त खोलते हैं। अब ये जो चेंज होती है दिन के वक़्त स्टोमेटा को बंद रखना, ये किस लिए होती है, क्योंकि दिन के वक़्त जो है इनका वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को रिवर्स कर देते हैं, बेसिकली रात को ओपन करते हैं और दिन के वक्त ये क्या कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, ताकि रात को ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं बेसिकली बॉडी के अंदर, ताकि क्या किया जा सके, उसे दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जा सके। दैट्स ऑल।